हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 26 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आज देश अपनी आज़ादी का 75वें गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन कर रहा है, तो हमारी तरफ से आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति और अपने समाज के प्रति ईमानदारी से रहना है और हमारे देश के ऋण कहे जाने वाले भारतीय सेना और भारतीय किसान को हमेशा नमन करना है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने देश के प्रति ईमानदारी के साथ रहना है ताकि आने वाले समाज को हम बदल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने दैनिक समसामयिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको 20 से 22 मिनट में हम सॉल्व कर लेंगे। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर क्वेश्चन से लिया गया है। हम यह करंट अफेयर क्वेश्चन 20 से 22 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, जो कुमार गौरव सर 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट करते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति कुछ मोटिवेशन। आओ झुक के सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो इंसान जिसका लहू देश के काम आता है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक आप में जान है। तो आप सभी के माता पिता को, आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत। आज का पहला करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है। तो शीत युद्ध के बाद नाटो ने सबसे बड़ा कौन सा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो नाटो का पहले देखते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो 1949 में हुआ था। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो में सम्मिलित होने वाला नवीनतम देश या 31वां देश कौन सा है। तो वह फिनलैंड है। अभी नाटो जो है 24 जनवरी 2024 को स्टीड फास्ट डिफेंडर अभ्यास प्रारंभ किया है। इस अभ्यास में 90,000 सैनिक अभ्यास करने वाले हैं। तो इस स्टीड फास्ट डिफेंडर अभ्यास में 90,000 सैनिक अभ्यास करने वाले हैं। और इतना अधिक मात्रा में सैनिक बलों का अभ्यास क्यों किया जा रहा है, क्योंकि रूस से नाटो की सदस्य की सुरक्षा करना है। तो रूस से नाटो सदस्यों की सुरक्षा करने के लिए नाटो सबसे बड़ा स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर अभ्यास प्रारंभ कर रहा है, जिसमें 90,000 सैनिक भाग लेने वाले हैं। और ऐसा शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा अभ्यास हुआ है। शीत युद्ध में जो है कितना नाटो में सम्मिलित कितने सैनिकों ने अभ्यास किया था। तो 1.2 लाख सैनिकों ने अभ्यास किया था। उसके बाद सबसे बड़ा अभ्यास अब 24 जनवरी 2024 को हो रहा है, जिसमें 90,000 सैनिक अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं ललन टॉप प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन कब हुआ। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ था 1961 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब होता है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय दो गुट बटे थे। एक तो आपका अमेरिका का गुट था और दूसरा यूएसएसआर का गुट था। जो देश साम्यवादी थे वो रूस में सम्मिलित हो गए, जो देश पूंजीवादी थे वो यूएसए में सम्मिलित हो गए। ठीक है। और बाकी जो देश साम्यवादी और गुट और पूंजीवादी दोनों में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, उन्होंने तीसरा अलायंस बनाया जिसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो भारत जो है ना यूएसए में शामिल हुआ ना यूएसएसआर में। ठीक है। तो भारत किसमें शामिल हुआ, गुट निरपेक्ष में। इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का अगर बात करें कब गठन हुआ था तो 1961 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, जो कि सर्बिया की राजधानी है। नेक्स्ट ललन टॉप प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की हाल ही में बैठक कहाँ हुई है। तो कंपाला में हुई है, जो कि युगांडा की राजधानी है। डेजर्ट नाइट अभ्यास अभी हाल ही में आयोजन हुआ है। पहले डेजर्ट नाइट अभ्यास में जो है भारत और फ्रांस ही सम्मिलित हुआ करता था, लेकिन अब की बार 2024 में डेजर्ट नाइट अभ्यास में भारत, फ्रांस और यूएई तीनों देशों ने सम्मिलित अभ्यास किया है।
दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मेमोरियल वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैमरून। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम यह किसके लिए है? तो यह बच्चों के लिए है। यह दुनिया का फर्स्ट देश है जो मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है। उसका नाम है कैमरून। कैमरून किस महाद्वीप का देश है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। मलेरिया की पहली वैक्सीन की बात करें तो मलेरिया की पहली वैक्सीन है मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन, इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो इस मलेरिया की पहली बैठक जो बच्चों के लिए हो रहा है कार्यक्रम, इसमें मलेरिया की पहली वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन का प्रयोग किया जाएगा। और यह वैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है। इसमें सहयोग कौन सा कर रहा है? तो इसमें सहयोग कर रहा है गावी संगठन। गावी का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल वैक्सीन अलायंस। इसमें जो है इसमें कैमरून की मदद कर रहा है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो कैमरून ने शुरू किया है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ये आप याद रखेंगे। इस कार्यक्रम में जो है मलेरिया की पहली वैक्सीन, जिसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन, इसका जो है प्रयोग किया जाएगा बच्चों के ऊपर। और यह वैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है। और इसमें सहयोग कर रहा है गावी, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस। नेक्स्ट अब देख लेते हैं मलेरिया फ्री अफ्रीका के देश कौन कौन से हैं। तो मलेरिया फ्री अफ्रीका के 3 देश हैं। पहला है आपका अल्जीरिया, दूसरा मॉरिशस और तीसरा केप वर्डे, जो भी हाल ही में मलेरिया फ्री घोषित हुआ है। अब देखते हैं हाल ही में भारत में कौन सी स्वदेशी हेपेटाइटिस ए रोग की वैक्सीन लॉन्च हुई है? तो हेपेटाइटिस ए रोग की पहली वैक्सीन जो स्वदेशी है कौन सी लॉन्च हुई है? तो हेविसियोर लॉन्च हुई है। मलेरिया का वाहक अगर पूछे तो प्रोटोजोआ है, जिसका नाम प्लाज्मोडियम है। मलेरिया का रोग वाहक क्या है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर है। और अगर बात करें मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो यह आरबीसी है। मलेरिया की दवा किससे प्राप्त होती है? तो सिनकोना से प्राप्त होती है। और कुनैन से प्राप्त होती है। कुनैन जो है किससे बनता है? तो सिनकोना वृक्ष के छाल से बनता है। अगर बात करें रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोजा था। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 मनाया गया है 25 जनवरी को। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 2011 में। और इस बार जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का अगर क्रम पूछे तो 14वां क्रम है। अगर राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का थीम पूछे क्या है? तो नथिंग लाइक वोटिंग एंड आई वोट फॉर श्योर, यह इसकी थीम है। तो थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग एंड आई वोट फॉर श्योर, यह इसकी थीम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसी याद में जो है हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद क्या है? तो निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 तक। अगर बात करें पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो यह थे सुकुमार सेन। पहली महिला निर्वाचन अधिकारी कौन थी? तो रमा देवी थी। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अधिकारी कौन है? तो राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, यह भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये दोनों 25 जनवरी को मनाया जाता है, दोनों याद रखेंगे। अभी जो है इनकोर ऐप और विजिल ऐप दोनों किस आयोग ने लॉन्च किया है? तो निर्वाचन आयोग ने इनकोर ऐप और सी विजिल ऐप को लॉन्च किया है। वोट डालने की उम्र अभी हाल ही में कितना है? तो अभी वर्तमान में 21 वर्ष है, लेकिन वोट डालने की उम्र पहले कितना था? तो 21 वर्ष था। और वर्तमान में कितना है? तो 18 वर्ष है। तो 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था 1989 ईस्वी में। चौथा प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों को देख लेते हैं जो आईसीसी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आईसीसी अवार्ड 2023 किस क्षेत्र में किस प्लेयर को मिला है, पूरा याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्रिकेट ऑफ द ईयर मेल वर्ग में। सबसे पहले देखेंगे मेल वर्ग में, यानी कि पुरुषों को कौन कौन से ट्रॉफी क्रिकेट कप में दिया गया है। तो क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है पेंट कमिंस को। इन्हें जो है सर
गरफील्ड सोप्स अवार्ड भी दिया गया है। वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? तो यह विराट कोहली को दिया गया है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह सूर्य कुमार को दिया गया है। कि टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार उस्मान ख्वाजा को दिया गया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? तो यह रचित रविंद्र को मिला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो मेल वर्ग में क्रिकेट के अवार्ड दिए गए हैं, इसे आप याद रखेंगे कि सिर्फ आपको 4 ही याद रखना है। सबसे पहले आपको रखना है क्रिकेट ऑफ द ईयर पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। वनडे क्रिकेट का किसे मिला है? तो विराट कोहली को मिला है। और T20 क्रिकेट का किसे मिला है? तो सूर्य कुमार को मिला है। और टेस्ट क्रिकेट का किसे मिला है? उस्मान ख्वाजा को मिला है। तो ये चारों आपको याद रखना है। एक है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ये रचिन रविंद्र को दिया गया है। अब देख लेते हैं महिला वर्ग में, वही ट्रॉफी महिला वर्ग में किसे किसे दिया गया है। तो महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है नेट सीवर को, जो कि इंग्लैंड की बॉलर हैं। ठीक है। इसके बाद वनडे महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर वनडे में किसे दिया गया है? तो चमरी अटापथु को दिया गया है। और T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर महिला में किसे दिया गया है? तो हैली मैथ्यूज को दिया गया है। ICC स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड, ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, यह किस टीम को दिया गया है? तो यह जिम्बाब्वे को दिया गया है। ICC अंपायर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है रिचर्ड लिंगवर्थ को। ठीक है। तो महिला वर्ग में अगर बात करें क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब नेट सीवर को दिया गया है। वनडे का महिला क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया है? तो चमारी अटापथु को। और T20 महिला क्रिकेटर का खिताब दिया गया है हैली मैथ्यूज को। ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जिम्बाब्वे की टीम को दिया गया है। और ICC अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड लिंगवर्थ को दिया गया है। अभी हाल ही में 2 ट्रॉफी दी गई है CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह 2 लोगों को मिला है। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह रवि शास्त्री को और फारूक इंजीनियर को दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। 5वां प्रश्न हमारा, दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर पर्थ में बनाया जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है पर्थ, यहाँ पे 721 फीट की ऊंचाई वाला राम मंदिर बनाया जाएगा, जिसमें आपको पंचवटी वाटिका, सीता रसोईया, रामायण लाइब्रेरी, ये सभी देखने को मिलेंगे। ठीक है। और इसकी टोटल लागत कितनी आएगी? तो 600 करोड़ इसकी लागत आएगी। अभी जो है कनाडा के ओंटारियो प्रांत में 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो अयोध्या राम मंदिर दिवस कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है? कनाडा के ओंटारियो प्रांत में 22 जनवरी को। किसी देश में पहला राम मंदिर कहाँ बना है? किसी देश में पहला राम मंदिर किस देश में बना है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैक्सिको में। अयोध्या राम मंदिर की अगर शैली की बात करें, किस शैली में अयोध्या का राम मंदिर बना है? तो नागर शैली में। और अभी हाल ही में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन भी किया गया था। अगर बात करें कि राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, तो श्रीकांत सोमपुरा जी हैं। अगर मंदिर की में जो मूर्ति स्थापित है उस मूर्ति के वास्तुकार कौन है? तो श्री अरुण योगीराज जी हैं। और मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट है। और मंदिर में 5 मंडप हैं, ये भी आपको याद रखना है। 6वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ हुई है? दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा की गई है अपने भारत में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ब्लैक टाइगर सफारी यह विश्व की पहली है और किस टाइगर रिजर्व में है? तो सिमली पाल टाइगर रिजर्व में है, जो कि उड़ीसा में सिमली टाइगर रिजर्व है। ठीक है। तो विश्व की पहली टाइगर रिजर्व ब्लैक टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में है, जो कि उड़ीसा में है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पर है? तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है पेंच टाइगर रिजर्व। यह जो है 2 राज्यों में है, एक तो आपका MP में है यानी मध्य प्रदेश में, और दूसरा आपका कहाँ पे है? तो दूसरा आपका महाराष्ट्र में है। तो इन दोनों के बॉर्डर पर है पेंच टाइगर रिजर्व। इसे भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। नुआखाई त्यौहार, धानु यात्रा, रज पर्व, बाली महोत्सव, ये चारों महोत्सव कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? तो उड़ीसा में किया जाता है। चिल्का झील में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है? तो चिल्का झील में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी आपको याद रखना है। 7वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? तो हाल ही में चर्चा में रहा विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा DRDO से।
विजय राघवन पैनल में जो है 9 सदस्यीय सदस्य शामिल हैं। विजय राघवन पैनल का जो है संबंध डीआरडीओ की जांच से है, यानी कि डीआरडीओ अपनी अच्छी तरह से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए विजय राघवन पैनल का गठन किया गया था, जिसमें 9 सदस्यीय लोग शामिल थे। इसके बाद अगर बात करें कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यह डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1958 को हुई थी। अगर डीआरडीओ के ध्येय वाक्य की बात करें तो डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है वलस्यम मूलम विज्ञानम, यह इसका ध्येय वाक्य है। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो समीर कामत जी हैं। नेक्स्ट है आपका एक देश एक चुनाव के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव के लिए समिति गठन किया गया था। अगर जीएसटी कमेटी का गठन किस सिफारिश पर किया गया था, तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर किया गया था और संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी कमेटी जोड़ी गई थी। मौलिक कर्तव्य समिति किसकी सिफारिश पर आया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति किसके सिफारिश पर आया था, तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर आया था। 8वां प्रश्न है भारतीय नौसेना का भारतीय सेना का वेरी लो फ्रीक्वेंसी यानी VLF संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा, तो भारतीय सेना का VLF संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना, आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, तो VLF वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टार संचार स्टेशन यह भारत का दूसरा संचार स्टेशन है जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला है। इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो तेलंगाना में स्थापित किया गया है। अगर बात करें भारत का पहला VLF संचार स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था, तो तमिलनाडु में, दूसरा कहाँ पे, तेलंगाना में। इसका अगर बात करें VLF संचार स्टेशन स्थापित किसने किया है, तो भारतीय नौसेना ने स्थापित किया है। क्यों स्थापित किया, क्योंकि जहाज़ों और पनडुब्बियों से संचार स्थापित करने के लिए इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, अगर कोई जहाज़ जो है समुद्र में काफ़ी गहराई में या फिर काफ़ी दूर तक चली गई है, तो उससे संचार स्थापित करने के लिए और सटीक जानकारी के लिए VLF संचार स्टेशन स्थापित किया गया है भारत के 2 जगहों पर। पहला किया गया था तमिलनाडु में और दूसरा तेलंगाना में। ये आप याद रखेंगे। तो तेलंगाना के वर्तमान CM कौन है, तो रेवंत रेड्डी जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अहमदाबाद टाइगर रिजर्व, मृगवानी नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो तेलंगाना में है। भारत का पहला 3D मुद्रित मंदिर कहाँ पे है, तेलंगाना में। आरोग्य श्री योजना यह कहाँ पर लॉन्च हुआ था, तो तेलंगाना में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा और आज का लास्ट का सेकंड है, हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई, तो एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुवैत में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 यह कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो कुवैत सिटी में किया गया था, जो कि कुवैत की राजधानी है। इंडिया इसमें जो है 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 4 ब्रोंज, टोटल 8 मेडल भारत ने इसमें जीता है। गोल्ड 3 लोगों ने मिलकर जीता है, जिनका नाम है माहेश्वरी, रायजा ढिल्लो और गनेमा सिक्खो। तो गोल्ड के लिए इन तीनों लोगों का नाम आपको याद रखना है, माहेश्वरी, रायजा ढिल्लो और गनेमा सिक्खो। तो एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में इसका आयोजन कुवैत सिटी में किया गया था। इसमें भारत ने टोटल 8 मेडल जीते थे, जिनमें से 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीता है। 19वां एशियन गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो हांगजो शहर चीन में किया गया था। इसमें भारत की रैंक है चौथा और कुल पदक भारत ने 107 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा पैरा एशियन गेम्स, इसका आयोजन हांगजो चीन में किया गया था। इसमें भारत की रैंक है 5वां और कुल भारत ने 111 पदक जीते थे। नेक्स्ट है आपका 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ था, तो यह गोवा में हुआ था। इसका शुभंकर था मोगा और इसमें पहला स्थान किस राज्य का था, तो महाराष्ट्र का था। तो 37वें राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान महाराष्ट्र का था। अगर बात करें 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो यूके यानी उत्तराखंड में किया जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका आयोजन जो है पहली बार भारत में हुआ है, मतलब यह भारत ही पहली बार इसका आयोजन कर रहा है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो नई दिल्ली में। इसका शुभंकर था उज्ज्वला, जो कि दिल्ली की राजकीय पक्षी है, जिसे गौरैया भी कहते हैं। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पहला स्थान था हरियाणा का और हरियाणा ने इसमें टोटल 105 पदक जीते थे।
10वां प्रश्न है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं इमैनुअल मैक्रोन। ये आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं 75वें रिपब्लिक डे, यह कब सेलिब्रेट हो रहा है? तो 26 जनवरी 2024 को, यानी कि आज के दिन। इसमें जो है कर्तव्य पथ, जिसका पहले नाम था राजपथ, तो कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति ध्वजारोहण करेंगे। और 15 अगस्त को पीएम मोदी जो है कहाँ पर ध्वजारोहण करते हैं? तो ध्वजारोहण करते हैं लाल किले पे। तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं और 15 अगस्त को पीएम ध्वजारोहण करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति किस दिन ध्वजारोहण करते हैं, तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा, उनमें से आपको सही करना है 26 जनवरी को, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि पहली बार 26 जनवरी 1950 को मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे? तो सुकर्नो बनाए गए थे, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो पहली बार जब भारत अपना गणतंत्र दिवस पहली बार सेलिब्रेट कर रहा था 26 जनवरी 1950 को, उस समय मुख्य अतिथि थे सुकर्नो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। अगर बात करें 2024 के पहले यानी कि 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि मिस्र के प्रेसिडेंट थे। अगर बात करते हैं अब की बार यानी 2024 में, तो मुख्य अतिथि हैं इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कि 2024 में जो है गणतंत्र दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत, यह इसकी थीम रखी गई है, आपको याद रखना है। हर साल जो है 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, तो इसलिए 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। तो स्टूडेंट, मेरे प्रिय भाई बहन, आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, पूरी व्याख्या के साथ। थोड़ा जल्दी बोलते हैं, अगर कुछ इधर उधर हो तो प्लीज़ क्षमा करें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।